वृंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस कक्षा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, पूर्व की कक्षाओं का जो यूट्यूब पर आपका लाइक रहा, व्यू रहा, कमेंट रहा, मैं उन सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को आज हमें अध्ययन करना है। अधिगम को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला कारक है आपका व्यक्तिगत कारक। पहला कारक व्यक्तिगत कारक, और इस कारक में हमें पहले बिंदु मनोवैज्ञानिक अवस्था को पढ़ना है। देखिए, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। हम दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के अगर व्यक्तियों की तुलना करें तो दोनों के व्यक्तित्व में हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। दोनों ही मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के आधार पर अगर हम देखें तो उसमें भी जमीन आसमान का अंतर हमको दिखाई देता है। देखिए, दो पहलू होते हैं। हम पहले पहलू की भी चर्चा करेंगे और दूसरे पहलू की भी चर्चा करेंगे, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। देखिए, क्या होता है कि जब बालक एक ऐसे बालक होते हैं जिनकी ध्यान, रुचि, ध्यान और स्मरण शक्ति और सोचने की जो क्षमता होती है यह काफी प्रबल होती है, तो ऐसे बालकों का अधिगम तीव्र गति से होता है। लेकिन वहीं दूसरा जो पहलू है कि कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनका रुचि, ध्यान, स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता क्षीण होती है, कम होती है, तो ऐसे बालकों का अधिगम कम होता है। तो हमें इस बात पर फोकस देना चाहिए कि बालकों की मनोवैज्ञानिक अवस्था अच्छी हो। जब बालकों की मनोवैज्ञानिक अवस्था अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम तीव्र गति से होगा। अगला जो कारक है, व्यक्तिगत कारक के ही तहत जो दूसरा बिंदु है जिसको हमें ध्यान देना है वह है प्रेरणा। क्या है? प्रेरणा। पिछली कक्षा में भी हमने आपको बताया था कि अभिप्रेरणा देखिए दो प्रकार की होती है। पहली अभिप्रेरणा होती है बाह्य अभिप्रेरणा और दूसरी अभिप्रेरणा होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा जितनी ही प्रबल होगी, जितनी ही प्रभावी होगी, जितनी ही सक्षम होगी, निश्चित तौर पर बालक का अधिगम उतना ही अच्छा होगा। और यदि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण है, दुर्बल है, कमजोर है, तो बालक पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए बालक का अधिगम प्रभावित हो। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि अभिप्रेरणा जो बाह्य और आंतरिक है दोनों ही प्रबल हो, दोनों ही सक्षम हो, तभी बालक का अधिगम तीव्र गति से होगा। अगला कारक इसको हमें ध्यान देना है बौद्धिक कारक। बौद्धिक स्तर, बालक का बौद्धिक स्तर। बौद्धिक स्तर से तात्पर्य है कि बुद्धि उसकी कितनी अच्छी है। यदि बालक की बौद्धिक क्षमता, यदि बालक का आईक्यू बेहतर है तो निश्चित तौर पर ऐसे बालकों का अधिगम तीव्र गति से होगा। और यदि बालक की बौद्धिक क्षमता जरा भी कमजोर है, बालक की आईक्यू जरा भी कमजोर है, उसका स्तर निम्न है, तो ऐसे बालकों का अधिगम किसी भी दशा में अच्छा नहीं होगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बालक का बौद्धिक स्तर अच्छा हो, ग्रहण करने की क्षमता, बौद्धिक स्तर पर ग्रहण करने की क्षमता उसकी अच्छी हो, आईक्यू अच्छा हो, तभी जो है बालक का अधिगम तीव्र गति से होगा। अगला जो कारक है वह है स्वास्थ्य एवं ऊर्जा। क्या है? स्वास्थ्य एवं ऊर्जा। ध्यान दीजिए बच्चों, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा। बचपन में हमारे किसी न किसी गुरु ने हमसे जरूर कहा होगा एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो। कहा है कि नहीं कहा है? कहा है। क्यों कहा है? आइए उसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि एक ऐसा शरीर जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो, और स्वस्थ कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो पोषण का ध्यान हमें उसी समय देना पड़ता है।
माँ का आहार दूना कर दिया जाता है। जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, खनिज लवण हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, जितनी भी तत्व भोजन में हमें प्राप्त होते हैं, उन सब का हम जब माँ को आहार में उन सबको देते हैं, तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी उस आहार से स्वस्थ पैदा होता है। धरती पर अवतरण लेने के पश्चात बालक के पोषण का हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। तमाम माएं इस बात को जानती हैं। जब बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर बालक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावी होगा। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो ऐसे बालक जिनका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, ऐसे बालकों का अधिगम तीव्र गति से होगा। और वहीं दूसरे पहलू में हम ध्यान दें कि ऐसे भी परिवार होते हैं जहां पर संतुलित आहार मिलना एक जटिल समस्या है। हमारे भारत देश में, भारत भले ही एक कृषि प्रधान देश हो, लेकिन यहाँ पर सभी व्यक्ति यह नहीं कह सकते कि मैं संतुलित आहार लेता हूँ। तो कुछ ऐसे भी समाज में व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे भी समाज में बच्चे हैं जिनको संतुलित आहार नहीं मिल पाता। ऐसी दशा में बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी बालक का अच्छा नहीं होगा। ऐसे बच्चों का अधिगम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हमें बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। आइए चलते हैं अगले कारक की तरफ। अगला कारक पर्यावरणीय कारक है। देखिए, पर्यावरणीय कारक में भी कई बिंदु हैं। हम उन सभी बिंदुओं का आपको क्रमशः अध्ययन कराएंगे, और उसी क्रम में पहला जो आपका आता है शैक्षिक वातावरण। पहला आता है शैक्षिक वातावरण। देखिए, परिधन आवरण, परिधन आवरण से ही पर्यावरण बना हुआ। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो सब हमारे पर्यावरण के ही अंतर्गत आता है। तो शैक्षिक वातावरण अर्थात स्कूल भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि स्कूलों में जिस शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो रहा है, ठीक, और दूसरी चीज अध्यापक के तौर तरीके, ठीक, और तीसरी की चीज कक्षा का माहौल। ये तीन बिंदु। पहला बिंदु जो है शिक्षण सामग्रियां, कौन सी ऐसी शिक्षण सामग्रियां हैं जिनका शिक्षक प्रयोग करके बालकों के अंतर्मन में इच्छा उत्पन्न कर लेता है। अगर हम शिक्षण सामग्रियों की सहायता से शिक्षण दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर बालक के अंतर्मन में विषय वस्तु के प्रति एक इच्छा, एक उत्सुकता, एक कौतूहल जन्म लेगी और बालक अधिक से अधिक अधिगम करेगा। हमने पिछली कक्षा में भी जब इच्छा को पढ़ाया था तो इस बात पर हम की थी। तो जो शिक्षण सामग्रियां हैं, शिक्षण सामग्री को हम क्या कह सकते हैं? TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या कहते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस पर कभी और विस्तार से चर्चा होगी जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के बारे में बताएंगे तो उस पर चर्चा। शिक्षण सामग्रियों को हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, TLM कहते हैं, और इस TLM का उपयोग बच्चों में रुचि को जागृत करने के लिए या विषय वस्तु के प्रति अग्रसर करने के लिए शिक्षक काम में लाता है। ये जितनी ही प्रभावी होंगी, ये जितनी ही प्रबल होंगी, बालक का अधिगम उतना ही अच्छा होगा। और अगर TLM का प्रयोग शिक्षक नहीं कर रहा है या TLM दुर्बल है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक जिस TLM का प्रयोग कर रहा है तो वह उतनी प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में बालक का अधिगम नहीं होगा। लेकिन TLM अगर बेहतर है तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम प्रभावित होगा। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, अध्यापक का तरीका।
अध्यापक का तरीका का अर्थ यह है कि अध्यापक किस ढंग से बच्चों को पढ़ा रहा है, अध्यापक के व्यवहार, अध्यापक का व्यवहार कैसा है। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर अध्यापक का व्यवहार बेहतर है, अध्यापक के पढ़ाने का तरीका बेहतर है, वह कौशलों में निपुण है, तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम तीव्र गति से होगा। और यदि अध्यापक का तरीका बेहतर नहीं है तो बालक का अधिगम उस ढंग से नहीं होता जिस ढंग से हम अपेक्षा करते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण जितना ही अच्छा होगा, जितना ही हेल्दी होगा, जितना ही खुशनुमा होगा, बालक का अधिगम उतना ही तीव्र होगा। इसलिए पर्यावरण में, शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत शिक्षण सामग्री, अध्यापक का तरीका और कक्षा का माहौल, यह तीन बिंदु अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर यह तीनों बिंदु कहीं से भी कमजोर हुए तो बालक का अधिगम नहीं होगा, और होगा भी तो उस ढंग से नहीं होगा जिस ढंग से हम अपेक्षा करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगले कारक को समझते हैं। पर्यावरणीय कारक में ही अगला जो कारक है आपका वह है घर का वातावरण। क्या है? घर का वातावरण। घर का वातावरण, परिवार का सहयोग, शैक्षिक संसाधन और घरेलू समस्याएं, इन तीन बिंदुओं को ध्यान से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अधिगम को ये कारक भी प्रभावित करते। कैसे? देखिए, घर का सहयोग, जब बच्चा पढ़ रहा हो तो घर का सहयोग अत्यधिक आवश्यक है। हम एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और यहाँ काम बहुतायत होते हैं। ठीक, बच्चा पढ़ रहा है, माँ बाप ने कहा कि बेटा ये कर दो, बच्चा पढ़ रहा है, माँ बाप ने कहा खेती के काम से चले जाओ, बेटा से कह दिया कि सब्जी लेते आओ, ठीक, या कह दिया कि खाद पानी लेते आओ। तो ऐसी स्थिति में तो विद्यार्थी को चाहिए, क्या चाहिए? समय चाहिए, पढ़ाई के लिए समय चाहिए, वो समय नहीं मिल पाता। तो ध्यान देना चाहिए कि परिवार का सहयोग मिले जब बच्चा पढ़ रहा हो। और वहीं पर कुछ ऐसे भी गार्जियन होते हैं कि वो अपने बच्चों को भरपूर समय उपलब्ध कराते हैं कि नहीं बेटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप 2 घंटे सुबह पढ़ लीजिए, 2 घंटे शाम को पढ़ लीजिए, या और भी जितने घंटे चाहिए। घर का माहौल इस तरीके का होता है उनके कि वो अधिक से अधिक समय तक पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं। ऐसे परिवार में जहाँ पर बच्चों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाता है, बालक का अधिगम तीव्र गति से होता है। दूसरी चीज, शैक्षिक संसाधन। आज के इस बदलते युग में अगर बालक को हमने संसाधनों से परिपूर्ण नहीं किया तो बालक का अधिगम पिछड़ जाएगा। शैक्षिक संसाधनों में आज जो सबसे बड़ा संसाधन है वह है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। अगर इन संसाधनों से हमने बच्चों को परिपूर्ण नहीं किया तो क्या बच्चा उचित अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यह प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा है आज के इस वर्तमान युग में। तो शैक्षिक संसाधनों से बच्चों को परिपूर्ण कर दीजिए, लैस कर दीजिए, उनको सुसज्जित कर दीजिए, तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम तीव्र गति से हो। अगली चीज कि घरेलू समस्याएं। कौन सा ऐसा परिवार है जहां पर समस्याएं नहीं है? दुनिया में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहां पर घरेलू समस्याएं नहीं हैं। माता पिता को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई छोटी मोटी या कोई बड़ी घरेलू समस्याएं हैं तो बच्चों को उन समस्याओं से दूर रखना चाहिए। अगर बच्चे उन समस्याओं से रूबरू हो जाएंगे तो बालक की समस्याएं बढ़ जाएंगी, वह अधिगम नहीं कर पाएगा, वह पढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बालकों का अधिगम नहीं होता। अगर घरेलू समस्याएं उनके मन मस्तिष्क पर अंकित हो गई तो बालक का अधिगम नहीं हो पाएगा।
तो माता पिता को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार की घरेलू समस्याएं हैं तो बच्चों को उनसे दूर रखा जाए। ठीक, ऐसे माता पिता जो घरेलू समस्याओं को बच्चे से दूर रखते हैं, ऐसे बालकों का अधिगम तीव्र गति से हो। और ऐसे परिवार जहां पर पढ़ने वाले बच्चे को घरेलू समस्याएं प्रभावित कर रही हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे अधिगम करने में सफल नहीं हो। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की तरफ चर्चा करते हैं। अगला जो बिंदु है वह है सामाजिक प्रभाव। क्या है? सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव यह भी हमारे पर्यावरण के ही अंतर्गत आता है। इसमें मित्र, समाज, समुदाय का प्रभाव बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। देखिए, मित्र शब्द में ही एक मिठास होती। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि संगत जैसी होती है, बालक का अधिगम भी उसी प्रकार से होता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, एज ए टीचर या एज ए गार्जियन, हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों का जो मित्र मंडली है वो कैसी है। अगर देखिए, दो तरह की मित्र मंडली होती है। एक तो ऐसे मित्र होते हैं जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शरारत करना सिखाते हैं। तो जिन बालकों के मित्र उनको अच्छी बातें बता रहे हैं, निश्चित तौर पर उन बालकों का अधिगम तीव्र गति से हो। और वहीं दूसरा पहलू कि ऐसे भी कुछ मित्र होते हैं जो अपने मित्र को गलत परामर्श देते हैं, गलत संगतों में ले जाते हैं, तो ऐसे बच्चों का अधिगम नहीं हो पाता, अपेक्षा अनुसार अधिगम नहीं हो पाता। तो मित्र मंडली भी बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। समाज, हमारा समाज कैसा है? अगर हमारा समाज सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, तो निश्चित तौर पर ऐसे समाज में पल रहे बच्चों का अधिगम तीव्र गति से होगा। और यदि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, असभ्य है, ऐसे समाज के बच्चों में अधिगम तीव्र गति से नहीं हो। ठीक है, दूसरी तरफ समुदाय। समुदाय जो शब्द है, समुदाय को हम कह सकते हैं गांव, क्योंकि समुदाय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि गांव समुदाय का ही उदाहरण है। भारत में 70% लोग गांव में रहते हैं, अर्थात 2/3 लोग भारत के गांव में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गांव में ही रहते हैं। ठीक, तो गांव का जो वातावरण है, गांव का जो समाज है, मतलब गांव का जो परिवेश है, वह कैसा है? अगर गांव में हमारे जो गांव का शैक्षिक स्तर है, बोलचाल की जो भाषा है, हमारा जो गांव का रहन सहन है, यह जितना ही अच्छा होगा, बालक का अधिगम उतना ही तीव्र होगा। और यदि गांव के लोग असभ्य हैं, असंस्कारी हैं, हमेशा इधर उधर की बातें करने वाले हैं, और उनकी संगत में बालक पड़ गया, तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम ढंग से नहीं होगा, जिस ढंग से हम अपेक्षा करते हैं। तो समुदाय का भी प्रभाव बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। समुदाय जितना अच्छा होगा, बालक का अधिगम भी उतना ही अच्छा होगा। अगले बिंदु की हम चर्चा करते हैं कि संस्कृति और परंपरा। संस्कृति और परंपरा यह हमारे अधिगम को प्रभावित करता है, बच्चों के अधिगम को प्रभावित करता है। संस्कृति कितनी अच्छी हो, वैसे कोई भी संस्कृति बहुत पिछड़ी हुई नहीं होती, क्योंकि संस्कृति पर समय, स्थान और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम भारतीय कल्चर की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो अनादिकाल से भारत की संस्कृति दुनिया में प्रेरणा का स्रोत रही है। ठीक,
तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है वह बहुत अच्छी है। इस संस्कृति में पलने वाले बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो अगर हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण में, इस सामाजिक पृष्ठभूमि में हम रह रहे हैं, उस पृष्ठभूमि में अगर कल्चर हमारा अच्छा है, हमारी संस्कृति अच्छी है, तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम। देखिए, संस्कृति में बहुत सारे ऐसे तत्व आते हैं, जैसे हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारे खान पान, हमारा पहनावा, हमारी बोली भाषा, हमारे पूजा पाठ के तरीके, ठीक, हमारे गीत संगीत नृत्य कला, और ऐसी अनेकों चीज़ें जो संस्कृति के ही तत्व हैं। हमारे आचार विचार, हमारी नैतिकताएं, हमारे सदाचार, हमारे मूल्य, ये सब हमारी संस्कृति के ही अवयव हैं, तत्व हैं। तो ये जितने भी तत्व हैं, अगर यह बेहतर हैं तो निश्चित तौर पर हमारे बालक का अधिगम तीव्र गति से होगा। ठीक, और दूसरा पहलू उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि यदि हमारी नैतिकता, हमारा सदाचार, हमारे मूल्य बेहतर नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो हमारे बालकों का अधिगम तीव्र गति से मनचाहे ढंग से हमारे बच्चों का अधिगम नहीं होगा। तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, अगर यह इसमें कोई दोष है, ऐसे वातावरण में बालक का अधिगम नहीं हो सकता। अगले बिंदु की हम चर्चा करते हैं। अध्यापक संबंधी कारक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि हमें शिक्षक बनना है, तो हमें यह ध्यान देना है कि कुछ अध्यापक संबंधी कारक भी होते हैं जो बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं। और वो ऐसे कौन से कारक हैं? पहली चीज, शिक्षण शैली। अभी इसके पहले भी हमने चर्चा किया था और पुनः इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक, जिसको ध्यान में रख करके इस पीपीटी का निर्माण किया गया है। आप इसको समझिए, और जब आप शिक्षक बनिए तो अपने तौर तरीके में जरूर ऐसे ही परिवर्तन लाइए जिससे आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हों, आप जिन बच्चों को शिक्षा दे रहे हों, ऐसे बच्चों का अधिगम आपसे प्रभावित न हो। ठीक है, आइए समझते हैं कि शिक्षण शैली। देखिए, शिक्षण शैली में अध्यापक के पढ़ाने का तरीका रुचिकर और व्यवहारिक होना चाहिए। अध्यापक के पढ़ाने का तरीका रुचिकर और व्यवहारिक होना चाहिए। अध्यापक जब आपको पढ़ाता है तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अध्यापक जब पढ़ा रहा हो तो बेहतर ढंग से पढ़ा रहा हो, रुचिकर ढंग से पढ़ा रहा हो, विषय वस्तु को बोझ न बना रहा हो। ठीक, बीच बीच में वो हंसाता भी रहे, बीच बीच में वो गुनगुनाता भी रहे, जिससे बच्चे उसकी तरफ अभिप्रेरित रहें। ठीक, तो अध्यापक पढ़ाने का तरीका, तमाम ऐसी प्रविधियां हैं, तमाम ऐसे संसाधन हैं जिनका प्रयोग करके बालक अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन ला करके बच्चों का अधिकतम विकास कर सकता है। ठीक है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता व्यक्तिगत, अध्यापक की कुछ व्यक्तिगत अध्यापक संबंधी कारक में व्यक्तिगत कारक, ये व्यवहार। देखिए, ये जो व्यक्तिगत कारक है ये शिक्षक से ही संबंधित। क्यों? क्योंकि अध्यापक का व्यवहार कैसा है, अध्यापक मृदुभाषी हो, अध्यापक का आचरण अच्छा हो, अध्यापक अनुशासित हो, विषय वस्तु का उसको पूर्ण ज्ञान हो, अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा है, उसका दृष्टिकोण भी अच्छा होना चाहिए। ठीक, समझने की क्षमता, समझने की क्षमता मतलब बच्चों के व्यक्तित्व को समझने की क्षमता। जो शिक्षक बालक के व्यक्तित्व को समझ गए, बालक के क्षमताओं को समझ गए, बालकों की रुचियों को समझ गए, ऐसे शिक्षक निश्चित तौर पर जब शिक्षा प्रदान कर रहे होते हैं तो उनकी शिक्षा से बालकों का अधिगम तीव्र से होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत कारक में
अध्यापक का व्यवहार, दृष्टिकोण और समझने की क्षमता ये जितनी ही अच्छी होगी, बालक का अधिगम उतना ही तीव्र होगा। और यदि ये सभी चीज़ें कमज़ोर रहीं, दुर्बल रहीं, या किसी प्रकार से इसमें कोई नकारात्मकता आई, तो बालक का अधिगम तीव्र गति से नहीं हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो आप जब भी हमारा वीडियो देखिए तो उस वीडियो में अपने कमेंट के माध्यम से हमको परामर्श दीजिए, हमको सुझाव दीजिए कि सर आपकी ये चीज़ हमको नहीं है। और एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को जब भी आप देखिए पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। अगला है प्रशिक्षण और ज्ञान, ये अध्यापक से ही संबंधित चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने प्रशिक्षण ग्रहण ही नहीं किया है, उन्हें ट्रेनिंग मिली ही नहीं है, या विषय वस्तु का ज्ञान ही नहीं है उनके पास, प्रशिक्षण भी नहीं है उनके पास और ज्ञान भी नहीं है। क्या सिखाएंगे बच्चों को? कुछ सिखा पाएंगे? सिखा पाएंगे। और ऐसे बच्चे, ऐसे शिक्षक जिनके पास उचित प्रशिक्षण हो, ऐसे शिक्षक जिनके पास विषय वस्तु का ज्ञान भरपूर हो, अपने विषय वस्तु पर पकड़ हो, ऐसे शिक्षक अपने बच्चों का अधिकतम अधिगम करा लेते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मैं भी इस बात पर विशेष ध्यान देता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो बीएड बीटीसी के प्रशिक्षु हैं, उनको मैं उचित ढंग से प्रशिक्षण दे सकूं, उनके ज्ञान का वर्धन मैं निरंतर कर सकूं। क्योंकि मैं ये इस बात को जानता हूं कि अगर मैंने उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं दिया, अगर मैंने उन्हें उचित ज्ञान नहीं दिया, तो जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे, जब उन्हें नौकरी प्राप्त हो जाएगी, क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? क्या अधिगम कराएंगे बच्चों का? इसलिए ऐसे शिक्षक जिनका प्रशिक्षण बेहतर हुआ है, ऐसे शिक्षक जिनके पास उचित ज्ञान है, ऐसे शिक्षक अपने बच्चों का उचित अधिगम करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? उचित अधिगम करा लेते हैं। अगले विषय वस्तु की तरफ, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। और इसमें जो पहला बिंदु है, भाषा एवं संचार माध्यम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। देखिए, भाषा की समझ, बच्चों को भाषा की समझ अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में अधिकांश बच्चे हिंदी भाषा को ही समझते हैं और उसी के माध्यम से जब हम उनको शिक्षा देते हैं तो वो अपनी भाषा में जब उनको शिक्षा मिलती तो ग्रहण कर लेते हैं। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को उनके ही भाषा, उनके ही जिस भाषा का उन्हें ज्ञान है उसी भाषा में हम उनको ज्ञान प्रदान करें तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम तीव्र होगा। भाषा की समझ उन्हीं में होती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा, जैसे अभी मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश बच्चे हिंदी भाषा को ही समझते हैं। अब हम यहाँ पर लेक्चर दे रहे हो इंग्लिश में, समझ रहे हैं बात को, तो कैसे अधिकांश बच्चे उससे लाभ उठा सकते हैं? उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि भाषा की समझ अच्छी हो। संवाद का कौशल, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है ना। हम कभी किसी से जब मिलते हैं तो अपने संवाद कौशल के द्वारा हम उसके मन मस्तिष्क, उसकी अंतर मन में अपनी छाप छोड़ते हैं। पहली बार आपने किसी से मिला, आप किसी से मिले और आपने कहा कि आपसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी भाषा से आपने उसको प्रभावित किया, अपने भाषा के माध्यम से उसके आप अंतर मन में उतर गए। तो ऐसी अवस्था में आपका संवाद कौशल अच्छा माना जाता है। ठीक है,
तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि हम जब बच्चों से भाषा संवाद कौशल कर रहे हों तो बेहतर ढंग से कर रहे हों। हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हों तो उसी भाषा में पढ़ाएं जिस भाषा में बच्चे समझ रहे हों। अगर इस तौर तरीके को हम अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम तीव्र गति से होगा। ठीक, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। सामाजिक स्थिति, अगला जो बिंदु है वो क्या कहता है? सामाजिक स्थिति, आर्थिक और सामाजिक स्तर। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं सामाजिक स्थिति में, आर्थिक और सामाजिक स्तर। यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह अपनी जरूरत की सारी विषय वस्तु को प्राप्त कर सकता है, उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अच्छे विद्यालय में अपना एडमिशन करवा सकता है, अच्छी अच्छी किताबों को खरीद सकता है, अच्छे अच्छे तौर तरीकों को अपना सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर आर्थिक स्थिति किसी परिवार की अच्छी है तो बालक का अधिगम तीव्र गति से हो। अभाव में कभी भी अधिगम नहीं। हमारे पास किताबें ही न हो, किताबों को खरीदने के लिए पैसे ही न हो, क्या हम पढ़ पाएंगे? क्या हम अध्ययन प्राप्त कर पाएंगे? आर्थिक स्थिति बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक, बच्चों को लिखना है और बच्चे पेन ही न खरीद पाएं, पेंसिल ही न खरीद पाएं, बच्चों को उनके पास उचित संसाधन नहीं है, क्योंकि आज के संसाधन महंगे भी हैं, तो वो सब जो है आपके रुपए पैसे से ही खरीदे जा सकते हैं। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, बच्चे का अधिगम नहीं अच्छा होगा। सामाजिक स्तर अगर गड़बड़ है तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम भी प्रभावित होगा। अगर सामाजिक स्तर उच्च है तो बालक का अधिगम तीव्र होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगले कारक की तरफ चलते हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अगला जो कारक है आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है? देखिए, समाज और परिवार के कुछ मूल्य होते हैं। अभी हमने चर्चा किया था इसके पहले कि समाज और परिवार के कुछ मूल्य होते हैं। मूल्य, एक तो मूल्य रुपए पैसे वाला होता है कि हम किसी वस्तु को खरीदने गए, हमने उसका मूल्य चुकाया, हमने उस वस्तु को प्राप्त कर लिया। लेकिन ये जो मूल्य हैं ये मूल्य भिन्न हैं। इससे व्यक्ति की चिरकाल तक वैल्यू बनी रहती है। जैसे मूल्यों में बहुत सारे मूल्य आते हैं, हम आपको कुछ नाम बताते हैं उन मूल्यों का। प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग, परोपकार, ईमानदारी, प्रकृति प्रेम, अहिंसा, और ऐसे न जाने कितने, नैतिकता, सदाचार, ये कुछ मूल्य होते हैं। ये मूल्य हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो हमारा देश विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न धर्मावलंबियों का निवास स्थान है। भारत में अनेक तरह के धर्मावलंबी निवास करते हैं। हर धर्म के जो मूल्य हैं वो भिन्न भिन्न हैं। हर धर्म के जो मूल्य हैं, देखिए भिन्नता से तात्पर्य है कि हम हिंदू धर्म के हैं, कोई इस्लामिक धर्म का है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, तो सभी धर्मों के मूल्य अलग हैं। हमारे यहाँ अगर हम मूल्यों की बात करें तो हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते, ये हमारे मूल्य हैं। हम अपने गुरुओं को पिता तुल्य समझते हैं, ईश्वर तुल्य समझते हैं, तो ये हमारे मूल्य हैं। लेकिन ऐसा इस्लाम में नहीं सिखाया जाता। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जो मूल्य हैं वो भिन्न होते हैं संस्कृति के आधार पर। लेकिन जब हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और उसमें बात करेंगे समाज और परिवार के मूल्यों की, तो यह जितने ही अच्छे होंगे बालक का अधिगम उतना ही अच्छा। ठीक, और अगर हमारा समाज और हमारे परिवार के मूल्य अच्छे नहीं हैं तो बालक का अधिगम अच्छा नहीं हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में
और भी कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में और भी महत्वपूर्ण कारक है। पहला है पाठ्य सामग्री और विषय वस्तु। यदि पाठ्य सामग्री, इसमें अध्ययन सामग्री में अगर आसान है, रोचक है, प्रासंगिक सामग्रियों का प्रयोग किया गया है तो बालक के अधिगम को बढ़ावा देती है। आसान तरीका, बालक को जब पाठ्य सामग्रियों के माध्यम से जब उनका अधिगम कराते हैं हम, ठीक, अध्ययन सामग्रियों के माध्यम से जब उनका अध्ययन कराते हैं तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो सामग्रियां आसान हों, रोचक हों और प्रासंगिक हों। अगर इसका हम ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम तीव्र गति से होगा। और यदि विषय वस्तु आसान न हो, रोचक न हो या प्रासंगिक न हो तो बालक का अधिगम उस ढंग से नहीं होता। ठीक, समझ में आ रहा है ना? आगे समझिए। शैक्षिक तकनीक भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। इसमें तकनीकी उपकरणों और आधुनिक विधियों का जितना ही बेहतर ढंग से प्रयोग होगा, तकनीकी उपकरण, आज के समय में तकनीकी उपकरण बहुतायत हैं। ठीक, उन तकनीकी उपकरणों की सहायता से यदि हम बच्चों का अधिगम करा रहे हैं तो अधिगम प्रभावी होगा। आधुनिक विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम प्रभावी होगा। और यदि हम तकनीकी सामग्रियों का उपयोग न कर रहे हों, आधुनिक विधियों का उपयोग न कर रहे हों तो बालक का अधिगम उस ढंग से प्रभावी नहीं होगा जिस ढंग से अपेक्षा की जाती है। तो इसलिए शैक्षिक तकनीकी का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए जो हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। अगला है गतिविधियों की विविधता। देखिए, पाठ्य सामग्री और विधियों में गतिविधियों की विविधता भी बहुत आवश्यक है। अधिगम में रुचि बनाए रखने के लिए प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। समूह चर्चा होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। व्यवहारिक गतिविधियां होनी चाहिए। व्यवहारिक गतिविधियों का तात्पर्य है कि विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई ही मत पढ़ाइए, बच्चों को किताबी कीड़ा मत बनाइए, उन्हें कुछ ऐसी गतिविधियों में भी इन्वॉल्व कीजिए जिससे बालक पढ़ाई के साथ पाठ्यांतर क्रियाओं में भी रुचि ले सकें। अगर ये सब विधियां, ये सब तकनीकियां हम अपने शिक्षण में लाते हैं, अपने प्रशिक्षण में लाते हैं तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम तीव्र गति से होगा और बालक जो है अधिक से अधिक सीख पाएगा। और अगर इन का अभाव हुआ, गतिविधियों में इनका अभाव हो गया, प्रयोगशाला नहीं बच्चे पाए, सामूहिक चर्चा नहीं हुई, व्यवहारिक गतिविधियों का प्रयोग हमने नहीं किया तो बालक का अधिगम उस ढंग से प्रभावी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगली अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में, देखिए आज के समय में हर व्यक्ति के पास व्यस्तता है, समय का अभाव है। ठीक, प्रयास, ये दो एक महत्वपूर्ण कारक है, समय और प्रयास। ऐसे व्यक्ति जो समय के वैल्यू को समझते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक समय अपने अधिगम में लगाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका अधिगम तीव्र होगा। देखिए, कुछ सीखने के लिए हमें समय देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए हमें समय खोना पड़ता है। जितना समय हम अभ्यास करेंगे, जितने समय हम विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारा अधिगम उस विषय वस्तु से संबंधित होगा। जितना ही हम प्रयास करेंगे किसी विषय वस्तु के प्रति, अगर प्रथम प्रयास में हम मान लीजिए नहीं सफल हो पाए तो दोबारा प्रयास करिए, तिबारा प्रयास करिए, कैसे नहीं अधिगम होगा भाई? करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर लगत निशान, आपने सुना ही होगा। एक बार आप प्रयास करने में विफल हो गए तो आप थक हार करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। आप उस विषय वस्तु के प्रति और प्रयास करिए और प्रयास करिए और तब तक प्रयास करिए जब तक उसमें आपका पूर्ण अधिगम न हो जाए।
और विषय वस्तु में थोड़ा सा समय दीजिए तो निश्चित तौर पर आपका अधिगम अधिकतम होगा। और अगर आपने समय ही नहीं दिया, प्रयास ही नहीं किया और आप कहें कि हमारा तो अधिगम हो ही नहीं, कहाँ से होगा? आप समय दीजिए, प्रयास करिए तो निश्चित तौर पर आपका अधिगम होगा। तो ये जो समय और प्रयास है यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में आता है। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यक्ति की सीखने की आदतें और समय प्रबंधन। सीखने की आदतें, अगर किसी व्यक्ति के पास सीखने की आदत है, जैसे आदतें भी कई प्रकार की होती हैं। एक आदत तो ऐसी होती है कि हम विषय वस्तु को नहीं सीख पाए, हम जरूर सीखेंगे। और एक ऐसी आदत होती है कि हम नहीं सीख पाए, यार अब नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, आप आदत को निर्मित कीजिए, सीखने की आदत को बनाइए। आपने सीखने की आदत का निर्माण अगर कर लिया तो जैसे हम बात करें उस उदाहरण की, जिस उदाहरण में आपने देखा होगा कि महाभारत की कथा में एकलव्य ने सीखने की आदत का निर्माण कर लिया। ठीक, तो एकलव्य ने सीखने की आदत का निर्माण कर लिया, उसे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, उसका अधिगम स्वतः हो गया। तो जिसने सीखने की आदत का निर्माण कर लिया उस व्यक्ति को अधिगम प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, उसका अधिकतम अधिगम होगा। और समय प्रबंधन बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। समय प्रबंधन, अगर आपने समय को बांट कर नहीं रखा, आपने समय को अधिगम के लिए बचा कर नहीं रखा, तो निश्चित तौर पर आपका अधिगम नहीं होगा। और यदि आपने समय प्रबंधन बेहतर ढंग से किया हुआ है, हम जब भी बच्चों को बताते कि घर में पढ़ना है तो हम कहते हैं कि एक टाइम टेबल बना लो बच्चों, घर में 5 बजे उठ करके हमको पढ़ना है। ठीक, कितने घंटे पढ़ना है? 3 घंटे पढ़ना है। तो 5 से 3 8 बजे तक हम पढ़े। उसके बाद हम तैयार होकर विद्यालय चले गए, विद्यालय से लौट के 3 बजे 4 बजे हम लौट करके आए, 1-2 घंटा हमने खाया पिया खेला और 6 बजे से लेकर के रात्रि 9-10 बजे तक हम फिर पढ़ते हैं। ये समय प्रबंधन है। आप जितना अधिक से अधिक अपने अधिगम के लिए समय प्रबंधन करेंगे, आपका अधिगम उतना ही अधिक होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारक। देखिए ये जो अंतिम बिंदु है यह बहुत ही ज्यादा प्रभावी है अधिगम के लिए, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारक। देखिए भावनाएं कई प्रकार की होती, सकारात्मक भावनाएं भी होती हैं, नकारात्मक भावनाएं भी होती हैं। सकारात्मक भावनाएं जिसमें प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग जैसे तत्व आते हैं। और नकारात्मकता में ईर्ष्या, नकारात्मक भावना में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ठीक, या किसी हिंसा, यह भी भावना में आता है। तो अगर हम सकारात्मक भावनाओं का प्रयोग करते हैं तो हमारा अधिगम तीव्र गति से होता है। और यदि व्यक्ति ने या बालक ने नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर धारण कर लिया तो उसका अधिगम उस ढंग से नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक रहे जिनका आज हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। बच्चों अगली कक्षा में हम लेकर आएंगे थॉर्नडाइक के जो 3 मुख्य नियम हैं उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और फिर चलते चलते एक बार यह कहेंगे कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो पूरा देखिए, अगर कोई त्रुटियां हमसे हो रही हैं तो उसका आप जो है भाव हमें दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अधिकतम उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारे लोगों तक उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।